पूनम को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से वो जिसके साथ घूम रही थी वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि आधा इंसान और आधा जानवर था। वो एक नरपिशाच था, एक वैम्पायर। नमस्कार। खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का खौफनाक किस्सा शुरू करूँ उससे पहले आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही साथ आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम हमारी कहानियों को और बेहतर कैसे बनाएं, कैसे और बेहतर ढंग से आपका मनोरंजन करें, ये सब लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का खौफनाक किस्सा। आज का जो खौफनाक किस्सा है वो पूनम का है। पूनम दिल्ली की रहने वाली है और अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है रिया। दोनों दोस्त अभी कॉलेज में ही हैं और कॉलेज के साथ साथ वो एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती है। पहले कॉलेज जाती है दोनों, उसके बाद वहीं से सीधा जो है ऑफ़िस के लिए निकलती है। ऑफ़िस में अपना काम करके जो है दोनों इकट्ठे अपने घर पे आती हैं। एक रोज़ रिया की तबीयत ख़राब होती है तो वो जो है पूनम को फ़ोन करती है और बोलती है, अरे यार आज ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सुबह से ही ना सिर में बहुत तेज़ दर्द है। अगर आज मैं कॉलेज ना जाऊँ तो चलेगा क्या? आज तू ही चली जाना प्लीज़। तो पूनम बोलती है, अरे यार इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। अगर तबीयत ख़राब है तो एक काम कर, घर पे रह, अच्छे से रेस्ट कर, कल चली जाना, कोई बात नहीं है। पर मैं चली जाती हूँ ताकि नोट्स वगैरह ले आऊँ। तो इस पे दोनों हामी भरती है। अब पूनम जो है आज अकेले ही अपने कॉलेज के लिए निकलती है। जैसे ही कॉलेज कंप्लीट होता है वो वहाँ से जो है ऑफ़िस के लिए निकलती है। अब ऑफ़िस में काम करते करते ना उसको बहुत टाइम हो गया था। आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, पता ही नहीं चला कब 8 बज गए। वो जैसे ही घड़ी की ओर देखती है, अरे 8 बज गए, आज तो घर पे बहुत डांट पड़ने वाली है। हड़बड़ाहट में वो अपना बैग उठाती है और जो है बाहर निकलती है ऑफिस से। अब इधर उधर वो ऑटो का वेट कर रही थी। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद उसे ऑटो मिलता है। अरे भैया, संत नगर चलेंगे क्या? तो कहते हैं, हाँ हाँ मैडम, आइए ना, बैठिए बैठिए, चलेंगे ज़रूर चलेंगे। तो जो पूनम है ऑटो में बैठ जाती है। अब कहती है, भैया प्लीज़ आज तो दौड़ा लीजिए ऑटो, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, आज घर पे बहुत मार पड़ने वाली है। ऐसा कहकर जो है वो ऑटो वाले भैया जो है ऑटो स्टार्ट करते हैं और वो संत नगर के लिए निकल जाते हैं। जो पूनम थी ना वो संत नगर में ही रहती थी आगे। अब वो चल ही रहे होते हैं ऑटो में, तो संत नगर अब तक आया नहीं था। अब पूनम को याद आता है कि जो रिया है ना, रिया को तो उसको एक फ़ाइल भी देनी थी और साथ ही साथ नोट्स भी देने थे, बहुत ज़रूरी है और आज ही देने थे। तो ऑटो वाले भैया को बोलती है कि भैया एक काम कीजिए ना, आप प्रीतम नगर लीजिए, मुझे 2 मिनट वहाँ पे ज़रूरी काम है, वो करती हूँ, फिर हम संत नगर की ओर चलेंगे। पर जैसे ही प्रीतम नगर का नाम सुनता है ऑटो वाला एकदम से घबरा जाता है, एकदम हड़बड़ा जाता है। कहते, मैडम आपने संत नगर का बोला था, मैं संत नगर चलूँगा, लेकिन मैं प्रीतम नगर नहीं जाऊँगा, यहाँ से आगे ऑटो नहीं जाएगा। एक काम कीजिए, अगर आपको प्रीतम नगर जाना है ना तो आप कोई और ऑटो ले लीजिए। इस पर रिया कहती, भैया मुझे इतनी रात को और ऑटो कहाँ मिलेगा, एक तो इतना लेट हो चुका है, प्लीज़ चलिए ना, बहुत ज़रूरी काम। एक काम कीजिएगा, आप एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी, पर प्लीज़ मुझे ले चलिए। तो इस पर ऑटो वाला भड़क जाता है, कहता है, मैडम मैंने कहा ना कि मैं प्रीतम नगर नहीं जाऊँगा। अब एक काम कीजिए, मेरे ऑटो से उतरिए, क्योंकि मैं अब आगे नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से वापस जाऊँगा। बहुत मिन्नतें करती है पूनम, पर ऑटो वाला मानने को तैयार ही नहीं होता। तो इस पे जो है पूनम उस ऑटो से उतर जाती है, ऑटो वाले के पैसे देती है। अब वो इधर उधर देखती है, कोई और ऑटो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। ये जो रास्ता था ना वो जंगल का रास्ता था, एकदम सुनसान था, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, दूर दूर तक यहाँ कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर हाँ, यहाँ इतना सन्नाटा था कि पत्तों के हवा से उड़ने तक की आवाज़ यहाँ पे साफ साफ सुनाई दे रही थी। दूर कहीं जंगल में किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जो पूनम है उसका डर बढ़ता जा रहा था, उसकी घबराहट बढ़ रही थी। बढ़ती घबराहट के चलते वो एकदम अपने बैग से फ़ोन निकालती है और एक फ़ोन घुमाती है। वो फ़ोन अपने घर पे मिलाती है।
घर पे उसकी मम्मा फ़ोन उठाती है, कहती मम्मा यहाँ बहुत अंधेरा है मम्मा, मैं ऑफिस से आ रही थी ना तो मैं एक ऑटो में बैठी थी, पर ऑटो वाले ने मुझे बीच में ही उतार दिया। अब यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई ऑटो है ना ही कोई आने जाने वाला, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा मम्मा, बहुत अंधेरा है, मैं क्या करूँ मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पे उसकी मम्मा बोलती बेटा घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारी दवाई है ना। एक्चुअली पूनम को एक प्रॉब्लम होती है, उसको अंधेरे से फोबिया था। उसे ऐसा लगता था कि अंधेरा होते ही उसके आसपास कोई है, ऐसा उसे महसूस होता था। इसीलिए वो हमेशा एक दवाई अपने साथ रखती थी। उसी दवाई का जिक्र उसकी मम्मा बोल कर रही थी। तो वो जैसे ही पूनम अपने ये बात सुनती है ना, अपने बैग में चेक करती है, दवाइयाँ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसको दवाइयाँ नहीं मिलती। कहती मम्मा सॉरी बट शायद मैं आज दवाइयाँ लाना भूल गई हूँ, अब मैं क्या करूँ मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे ना दूर दूर तक कोई भी नहीं है। इस पे जो पूनम की माँ है वो पूनम के पिताजी को आवाज़ लगाती है, सुनिए जी वो पूनम है ना, वो जंगल वाले रास्ते से आ रही थी और वो उसको ना शायद दौरा पड़ गया है, एक काम कीजिए आप उसकी दवाइयाँ लेके जल्दी से जाइए ना उसको लेने के लिए। इतना सुनते से ही जो पूनम के पिताजी है ना वो उसको लाने के लिए निकलते हैं। उसकी मामा बोलती है कि तेरे पापा आ रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे बेटा, घबरा मत, और एक काम कर तू धीरे धीरे चल। पर बीच में ही फ़ोन कट जाता है। दोबारा मिलाने की कोशिश करती है पूनम, पर फ़ोन नहीं मिलता। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी ना, उसको कदमों की आवाज़ आ रही थी, जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। वो अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन करती है और पीछे की ओर देखती है, तो देखती है कि बहुत सुंदर सा लड़का उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, कहता है अरे तुम कौन हो, और यहाँ आधी रात को इस रास्ते पे क्या कर रही हो अकेली, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या। इस पे पूनम कहती है कि मुझे तो बहुत तेज़ डर लग रहा है, वो एक्चुअली मैं एक ऑटो में आ रही थी और ऑटो वाले ने मुझे बीच में उतार दिया, अब यहाँ दूर दूर तक कोई और ऑटो भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो वो लड़का कहता है घबराओ मत, मैं इधर ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। वो लड़का अपना नाम रजत बताता है। दोनों उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं, दोनों में आपस में बातचीत होती है। वो लड़की कहती है तुम यहीं से हो क्या, पर मैंने तुम्हें कहीं देखा नहीं कभी यहाँ पे। तो वो कहता है नहीं एक्चुअली मैं यहाँ नहीं, मैं अमेरिका से आया हूँ, वहीं पे रहता हूँ, वहीं पे सेटल डाउन हूँ, यहाँ हमारी कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी तो बस वहीं बेचने के लिए आया था। अब आया था तो सोचा थोड़ा दिल्ली घूम लिया जाए, पर यहाँ तो कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, और बस ऐसे ही चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो ऐसा ही इनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी पूनम को सामने एक गाड़ी दिखाई देती है। वो कहते थैंक गॉड पापा आ गए। वो भाग के जो है उस गाड़ी की ओर से चली जाती है। गाड़ी से उसके पापा निकलते हैं, कहते हैं थैंक गॉड पापा आ गए, मैं तो इतना डर गई थी ना, अगर ये रजत नहीं होता ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा कहकर जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ती है ना, रजत वहाँ था ही नहीं, वहाँ कोई भी नहीं था। उसके पापा कहते अरे कहाँ है रजत। तो वो कहते पापा अभी तो यहाँ था, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो यहीं खड़ा था, उसी की वजह से तो मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था। उसने बहुत देखा वहाँ पे पर वो नहीं दिखा। तो उसके पापा कहते शायद वो चला गया होगा, कोई बात नहीं, आओ आओ गाड़ी में बैठो चलते हैं घर। हम एक बार और पीछे मुड़ के देखती है पर रजत नहीं दिखाई देता। फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों घर की ओर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद जो है पूनम खाना खाती है और फिर सोने चली जाती है। अब रात काफ़ी गहरी हो गई थी, सो रही थी पूनम अपने कमरे में अकेली। तभी ना पूनम को ऐसा लगता है जैसे कमरे पे किसी ने दस्तक दी, जैसे उसके कमरे में कोई आया हो। उसको ऐसा लग ही रहा था कि वो एकदम से उठती है और देखती है कि वो तो उसका सपना था, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सोचती पता नहीं मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूँ, ऐसा सोच के वो सो जाती है। अगले दिन उठती है, अगले दिन रिया के साथ जो है वो कॉलेज जाती है और वहाँ से ऑफिस जाती है। आते समय उसको वहाँ रास्ते में जो है रजत दिखाई देता है, तो वो रिया को बोलती है कि तू जा मैं आती हूँ। तो वो रजत के पास जाती है, उससे बातचीत होती है। धीरे धीरे हर रोज़ जो है रजत और पूनम मिलने लगे थे और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं।
एक दिन पूनम अपनी दोस्त को फ़ोन करती है रिया को और बोलती है, अरे मेरा बर्थडे आ रहा है और तुझे ना अपनी फैमिली के साथ पक्का आना है। तो इस पे रिया कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तो नहीं आ पाऊँगी। एक्चुअली ना हमारे घर पे गुरुजी आए हुए हैं और वो हरिद्वार से आए हैं ना इतनी दूर से, तो मैं कैसे आऊँगी उनको छोड़ के। तो इस पे जो पूनम है ना वो नाराज़ हो जाती है। वो अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मा देखना, मैं इसको इनवाइट कर रही हूँ और ये तो आने से मना कर रही है। तो पूनम की मम्मी पूनम से फ़ोन ले लेती है और रिया को बोलती है, बेटा अपनी मम्मी से बात करवाओ। तो वो रिया की मम्मी को बोलती है कि बहन जी, अभी ना इसका पूनम का 18वां जन्मदिन आ रहा है, तो आपको पूरे परिवार के साथ आना है और मैंने सुना है कि आपके घर में गुरुजी आए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको भी लेके आइए ना, पूनम को आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इस पे रिया की मम्मी हामी भरती है कि हाँ हाँ ज़रूर आएंगे और गुरुजी को भी ना ज़रूर लेकर आएंगे। तो ऐसा हो जाता है। अब जो पूनम है ना वो रजत को भी फ़ोन करके अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करती है कि तुम्हें भी ना ज़रूर आना है, मैं घर पे ना सबको तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। तो इस पर रजत भी आने को तैयार हो जाता है। अब जो है पूनम के बर्थडे वाला दिन होता है। जो रिया है अपनी फैमिली और गुरुजी के साथ जो है पूनम के घर आती है। पूनम की फैमिली रिया की फैमिली से मिलते हैं, पंडित जी से मिलते हैं और जो पूनम की मम्मी होती है ना वो पंडित जी को पूनम की कुंडली दिखाती है। पंडित जी जैसे ही कुंडली देखते हैं वो कहते हैं, अरे वाह, इसकी कुंडली में तो एक बहुत अच्छा योग है। इसकी कुंडली में एक ऐसा योग है जिससे कि किसी भी व्यक्ति की शक्ति ये दोगुनी कर सकती है। ऐसा इसकी कुंडली में योग है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक अभिशाप भी है इसकी कुंडली में। इसके 18वें जन्मदिन के बाद इसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक ऐसा संकट आने वाला है जिसमें शायद इसकी जान भी जा सकती है। अब पंडित जी ने ऐसा बोला ही था कि तभी उनके घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है। पूनम दौड़कर जाती है, कहती है शायद रजत आ गया। अब जैसे ही वो गाड़ी के ओर दौड़कर जाती है, देखती है रजत आ गया था। रजत गाड़ी से निकलता है, उसके हाथ में एक सुंदर सा गिफ्ट होता है। ये जो रिया है वो भी भागकर बाहर की ओर जाती है और कहती है, अरे हमें भी तो मिलवाओ जीजू से। तो पूनम कहती है, अरे वाह, तुम बड़े जल्दी आ गए, तुम तो कह रहे थे कि मैं टाइम पे आऊँगा और इतनी लेट आ रहे हो। इस पर रजत कहता है, आई एम सो सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे, आज के दिन तो गुस्सा मत करो। और ऐसा बोलकर वो पूनम को गिफ्ट दे देता है। पूनम बहुत खुश होती है। अब पूनम, रिया और रजत तीनों घर की ओर बढ़ ही रहे होते हैं घर में आने के लिए कि जो पंडित जी थे ना वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और हड़बड़ाहट में बोलते हैं कि मुझे गेस्ट हाउस जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी पूजा करनी है, मैं आप लोगों से ना कल मिलूँगा। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी पूजा करनी है, विलम्ब हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही पंडित जी जा रहे होते हैं ना वैसे ही वो तीनों घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन लोगों का आमना सामना हो जाता है। पंडित जी की नज़र रजत पे पड़ती है और रजत की पंडित जी पे। वो अजीब सा उनको आभास होता है और पंडित जी हड़बड़ाहट में वहाँ से निकल जाते हैं। खैर, रजत उन दोनों के साथ घर में आता है, सभी आपस में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक होता है, केक कटिंग होती है, सभी पार्टी एंजॉय करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रात का टाइम था, पूनम अपने कमरे में सो रही थी। तभी पूनम को ऐसा लगता है जैसे किसी ने कमरे में एंट्री ली हो, कोई कमरे में आया हो। उसको किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंखें खोल के देखे कि कौन है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके हाथ को जकड़ लिया हो और कोई हाथ पे काट के उसका खून पी रहा हो। वो बहुत हिम्मत करके आंखें खोलती है तो सामने रजत था। उसके 2 एकदम नुकीले दांत निकले हुए थे और वो पूनम के हाथ पर काट कर उसका खून पी रहा था। रजत के मुंह से खून टपक रहा था। तभी पूनम एक जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद वो जैसे ही आंखें खोलती है तो कमरे में कोई भी नहीं था। उसे लगता है, अरे मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सपने देखती रहती हूँ, कितना अजीब सपना था। ऐसा बोलकर वो वापस सो जाती है। सुबह उठती है तो उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा। खैर, वो तैयार होके नीचे आती है तो उसकी मम्मी कहती है, अरे तुम्हारा मुंह क्यों इतना मुरझाया हुआ है, क्या हुआ, रात को अच्छे से नींद नहीं आई क्या?
तो कहती नहीं मम्मा, शायद थकावट हो रही है ना, कल पार्टी थी ना, इसी वजह से थकावट है शायद। खैर वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। वहाँ जो रिया है उसके घर वाले पंडित जी को बार बार कॉल कर रहे थे, पर पंडित जी का कॉल नहीं मिल रहा था। वो चाह रहे थे कि एक बार पंडित जी को गेस्ट हाउस जाके देख लें कि वो ठीक तो है ना, पर फिर सोचा शायद वो पूजा का बोल के गए थे तो कहीं पूजा में बिज़ी हो, तो इसीलिए उन्होंने उनको बार बार फिर कॉल करना भी सही नहीं समझा। सोचा कि कल बात करते हैं। अब ये दिन भी ऐसे ही बीत गया था। अब फिर रात को वही सपना आता है पूनम को, और पूनम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे और ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी, हल्के हल्के चक्कर उसको आ रहे थे। यही सिलसिला 1-2 दिन और चला। अब जो रिया थे उसके घर वालों की पंडित जी से बात नहीं हुई थी, तो वो गेस्ट हाउस जाते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। तो पता चलता है कि पंडित जी 2-3 दिन से अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं हैं। मैनेजर को बुलाया जाता है, कमरा खुलवाया जाता है उनका, और जैसे ही कमरा खुलता है तो सामने का मंजर बेहद भयानक था। पंडित जी की लाश वहाँ पड़ी हुई थी, सब सामान बिखरा हुआ था। सबने सोचा शायद इनको कोई हार्ट अटैक या कुछ आया है, उनकी नब्ज़ नहीं चल रही थी। उनके आश्रम से लोगों को बुलाया जाता है और वो उसके शरीर को ले जाते हैं। पर जो उनका जो सामान होता है ना, होटल वाले रिया जो थी ना, उनकी जो दोस्त थी पूनम की, उसके घर भिजवा देते हैं कि आप ये सब जो सामान है ना सारा पंडित जी का, वो आश्रम भिजवा दीजिएगा। वो सामान रिया जो है देख ही रही होती है कि उसमें उसको एक किताब मिलती है। उस किताब को खोलती है तो उसमें एक पन्ना निकलता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। ऐसा राज लिखा हुआ था जिससे वो एकदम से डर गए थे। उसमें लिखा हुआ था कि पूनम के साथ जो लड़का था वो कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि एक नरपिशाच है जो इंसानों का खून पीते हैं। वो पूनम के 18वें जन्मदिन के बाद 5 दिन तक उसका खून पिएगा, और 5वें दिन अमावस्या है, उस दिन वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। जैसे ही ये सारी चीज़ें रिया पढ़ती हैं तो वो अपनी माँ को बताती हैं। रिया और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो आपस में बात करते कि हमें ये बात पूनम को बहुत जल्दी बताना होगा, कहीं देर ना हो जाए। वो दोनों ही ये बात पूनम को बताने के लिए उसके घर की ओर निकलती हैं। उसके घर पहुंच के उसको सारी बातें बताती है। वहाँ पूनम की माँ और उसके पिताजी तीनों ही होते हैं। अब पूनम ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि जो रजत है वो एक नरपिशाच है। कहती अरे ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। तो जो रिया की माँ थी ना, रिया की माँ कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो गंगा जल जो है वो पूनम के हाथ पे लगाती है। जैसे ही हाथ पे लगाती है ना, तो वहाँ काटने का निशान था, जैसे यहाँ किसी ने काट कर इसका खून पिया हो। वो चीज़ देखकर पूनम एकदम हिल जाती है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। कितने दिनों से वो जिसके साथ घूम रही थी वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो आधा इंसान और आधा जानवर था। वो एक नरपिशाच था, एक वैम्पायर था। वो एकदम से हिल जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, इतना बड़ा धोखा, और मुझे पता भी नहीं चला। वो कुछ कर पाते इससे पहले कि जो रजत था ना उनके दरवाजे पे खड़ा था, और वो अपने असली रूप में था। उसको देखते ही सब लोग डर जाते हैं, हड़बड़ाहट में लाइट बंद कर देते हैं, और वो सब लोग भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं। वो चाहते थे कि उस पूनम को छुपा कर रखें, क्योंकि आज 5वां दिन था। आज के दिन ही वो पूनम को अपने साथ लेकर जाने वाला था, इसीलिए वो वहाँ पर पूनम को छुपा रहे थे। तभी रिया अपनी जेब से वो पन्ना निकलती है जिस पर पंडित जी ने सारी बातें लिखी हुई थी। उसमें नीचे लिखा हुआ था कि उस नरपिशाच को रोकने का एक ही तरीका है, रुद्राक्ष। अगर उस नरपिशाच से रुद्राक्ष को छुआ दिया जाए तो वो एकदम जो है मर जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो अब वो ढूंढ रही थी कि रुद्राक्ष कहाँ मिल सकता है। तभी रिया की नज़र एक तस्वीर पर जाती है जो कि शिव जी की मूर्ति थी। तस्वीर नहीं, एक्चुअली वो मूर्ति थी जो कि शिव जी की मूर्ति थी, और वहाँ गले में उनके जो है रुद्राक्ष की माला थी। रिया वो माला ले लेती है।
अब एकदम से जो उनका कमरा था ना, उसके गेट पे दस्तक देता है रजत। ज़ोर ज़ोर से पिटने लगता है, अरे पूनम खोलो ना गेट, अरे मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार खोलो तो सही, ऐसे बोल रहा था। पर वो कोई भी गेट नहीं खोल रहा था। सब लोग एकदम डरे हुए थे, रो रहे थे। तभी अचानक से एक ज़ोर की आवाज़ होती है और वो जो दरवाज़ा होता है वो टूट जाता है। रजत ने दरवाज़ा तोड़ दिया था और वो अंदर आकर पूनम को अपनी ओर खींचता है और उसके हाथ से खून पीना शुरू कर देता है। वो पूरे ध्यान से सिर्फ खून को ही पी रहा होता है, उसका ध्यान नहीं होता दूसरे लोगों की ओर। तभी रिया वो माला जो थी ना रुद्राक्ष की, उसको उठाती है और पीछे से जाकर वो माला रजत के गले में डाल देती है। जैसे ही वो माला रजत के गले में डालती है, रजत अजीब अजीब तरह से तड़पने लग जाता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और अचानक से चिल्लाहट बंद हो जाती है। रजत गायब हो जाता है। वो लोग आसपास देखते हैं पर कहीं भी रजत नहीं होता है। इसी तरह वो रजत उस दिन गायब हुआ और उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं दिया। और उसके साथ साथ जो पूनम को एक फ़ोबिया था ना, अंधेरे से डर लगने वाला, वो फ़ोबिया भी हमेशा हमेशा के लिए चला गया। आज के टाइम में पूनम, रिया और बाकी सब लोग एकदम ठीक है और रजत का किस्सा दोबारा नहीं उठाया गया। खैर, आपको हमारा आज का किस्सा कैसा लगा हो, ये हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट में लिखकर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।